हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। आज हम लोग इस लेक्चर में संगम एज को स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यूपीएससी संगम एज से लगभग एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है, तो यह टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एज का मतलब होता है टाइम पीरियड, यानी यह जो टाइम पीरियड है 300 बीसी से 300 एडी का है। इस टाइम पीरियड को संगम एज के नाम से हम जानते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन यह उठता है, इस टाइम पीरियड को संगम एज क्यों कहते हैं? फ्रेंड्स, संगम का मतलब होता है गैदरिंग, असेंबलीज, यानी लोगों का इकट्ठा होना। यानी मदुरई एक प्लेस है, एक जगह है। कहां पे? तो सदर्न इंडिया में। अगर यह सदर्न इंडिया है तो यह है मदुरई। इस मदुरई में पोएट्स की, स्कॉलर्स की गैदरिंग होती थी। वे लोग असेंबल होते थे और डिस्कशंस करते थे। उसी असेंबलीज को इस टाइम पीरियड में संगम एज के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सदर्न इंडिया है, इस टाइम पीरियड में यहां पर 3 डायनेस्टी हुआ करती थी, जो चोला, चेरा और पांड्या थी। यह कहां से हमें पता चलता है? फ्रेंड्स, तो मेगास्थनीज का वर्क है इंडिका। इस वर्क से हमें पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में यहां पर असेंबली होती थी, गैदरिंग होती थी, पोएट्स की, स्कॉलर्स की और डिस्कशंस होती थी। तो फ्रेंड्स, हमें इन 3 डायनेस्टी के बारे में एक ब्रीफ जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि चोला का आज का प्रेजेंट का लोकेशन कहां है? तो प्रेजेंट डे में यह नदर्न तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जगह पर स्थित था। अगर हम इसके कैपिटल्स की बात करते हैं तो इसका कैपिटल उरैयूर और पुहार, जिसको आज कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग कुछ देर में इसके मैप को भी देखने वाले हैं। इसका एक बहुत ही फेमस रूलर हुआ जिसका नाम कारिकाला था। फ्रेंड्स, यूपीएससी एग्जाम में पूछ लेता है कारिकाला किस डायनेस्टी से था, तो इसका प्रश्न का जवाब क्या होगा? चोला डायनेस्टी से था। चेरा जो दूसरा रूलर था सदर्न इंडिया का, जो आज के प्रेजेंट डे केरला के लोकेशन पर था, जिसका कैपिटल वंजी और करूर था। इसके जो रूलर्स होते थे उनको केरला पुत्र के नाम से जाना जाता था। अगर हम तीसरे डायनेस्टी की बात करते हैं पांड्या, तो आज का जो लोकेशन है मदुरई, जिसको सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इस मदुरई वाले लोकेशन पर पांड्या लोकेट करते थे। फ्रेंड्स, अगर हम आगे मूव करते हैं और इस मैप को क्लोजली लुकआउट करते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चलेगा ये जो 3 डायनेस्टी थी, इसकी एक्चुअल लोकेशन, इसकी कैपिटल क्या थी। जैसे चोला, आज का नदर्न तमिलनाडु और सदर्न हिस्सा, ये है चोला। इसका कैपिटल उरैयूर। फ्रेंड्स, चोला से रिलेटेड कुछ और जानकारी हम अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जुटा लेते हैं। जैसे एक टर्म है सेंगोल, जो आए दिन न्यूज में रहता है। तो सेंगोल का मतलब क्या होता है? सेंगोल का मतलब सिंबल ऑफ अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश राज से जब हम इंडिपेंडेंस को अचीव किए थे, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में सेंगोल लिया था। किस लिए? ताकि अपनी इंडिपेंडेंस को शो कर सकें। यह सेंगोल जो है चोला लिगेसी को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स, अगर हम चोला एम्पायर के सिंबल की बात करते हैं तो टाइगर इसका सिंबल था। उसी प्रकार से अगर हम पांड्या की बात करते हैं तो इसका लोकेशन प्रेजेंट डे तमिलनाडु का लोकेशन है। इसका कैपिटल मदुरई था। और अगर इसके सिंबल की हम बात करते हैं तो फिश था। फ्रेंड्स, अगर हम तीसरे डायनेस्टी की बात करते हैं तो वह है चेरा डायनेस्टी, जिसका सिंबल बो एंड एरो, यानी तीर का निशान का सिंबल था। और
अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जब पोएट्स और स्कॉलर्स मिलते थे, डिस्कशंस करते थे, तो कुछ लिटरेचर भी कंपाइल हुई जिनको हम संगम लिटरेचर कहते हैं। ये जो संगम लिटरेचर हैं ये दो प्रकार के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ संगम लिटरेचर, दैट इज नैरेटिव एंड डिडेक्टिक। नैरेटिव एंड डिडेक्टिक। नैरेटिव्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है स्टोरी में कहानी को सुनाना। कैसी स्टोरी फ्रेंड्स? लव स्टोरी, हेरोइक स्टोरी। इन स्टोरी को जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया, नैरेट किया गया। डिडेक्टिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? उसको नैरेटिव पढ़ने के बाद हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं स्टोरीज की, हेरोइक पोएट्री की, करिश्मा की, तो नैरेट किया गया। इस लिटरेचर से उस वक्त के कम्युनिटीज के बारे में भी पता चलता है, यानी कैसी कम्युनिटीज थी, पेस्टोरल कम्युनिटीज थी। मेगालिथिक लाइफ के बारे में भी हमें पता चलता है। राइस कल्टीवेशन वहां पे होता था, यानी वहां के एग्रीकल्चर के भी बारे में पता चलता है। अक्सर लोग हंटिंग और फिशिंग किया करते थे। फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं और समझते हैं। कुछ की टेक्स्ट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ मेजर वर्क्स है नैरेटिव टाइप के, वे लगभग 18 मेजर वर्क्स थे जिसको मेलकनक्कू के नाम से जानते हैं। ये जो 18 मेजर वर्क्स हैं, इसमें अहम और पूरम के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम अहम कहें तो लव, यानी प्यार भरी कहानियां हैं। पूरम कहे तो वेलोर, यानी वीरता की कहानियां हैं। अगर हम बात करते हैं पट्टू पट्टू, तो ये 10 आइडियल्स है। यह एक कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है फ्रेंड्स? तो पोएटिक वर्क का कलेक्शन है। अगर हम बात करते हैं 8 एंथोलॉजीज की, जिसको एट्टू टोगोई कहते हैं, यह क्या है? तो यह पोएटिक टेक्स्ट का ग्रुप है। फ्रेंड्स, क्यों पोएटिक टेक्स्ट का ग्रुप है? तो मदुरई में पोएट्स मिलते थे, स्कॉलर्स मिलते थे, जो भी वो डिस्कशंस करते थे उसको कलेक्ट किया जाता था, ग्रुपिंग किया जाता था। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग का डिफरेंट डिफरेंट नाम है, उसी में है एट्टू टोगोई। फ्रेंड्स, यहां पर एक टर्म है शिलापदिकरम। शिलापदिकरम क्या है? इसको द ज्वेल ऑफ एंकलेट के नाम से जानते हैं। यह एक लव स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोवलम, माधवी और कन्नागी के बीच में। ये जो शिलापदिक्रम है, इसको एलांगो एडिगल ने लिखा है। एलांगो एडिगल, यह एक जैन राजकुमार थे जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। फ्रेंड्स, अगर मैं शिलापदिक्रम की कहानी को आपको बताऊं तो आप थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे। यह लव ट्रेंगल है। इसमें 3 पात्र हैं। एक है कोवलम, जो कि एक रिच मर्चेंट का बेटा रहता है। एक है कन्नगी, कन्नगी जो कि दूसरे मर्चेंट की बेटी होती है। इन दोनों का शादी हो जाता है। कुछ साल तक ये दोनों अच्छी लाइफ को जीते हैं। कोवलम एक दिन डांस देखने, ऑर्केस्ट्रा देखने कहीं दूर जाता है। उसको माधवी दिखती है, जो बहुत ही सुंदर दिखती है। उसको माधवी दिखती है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखती है। वह माधवी के प्रति आकर्षित हो जाता है। वह कुछ पैसा दे करके माधवी के साथ रहने लगता है। लगभग 3 सालों तक जब वह माधवी के साथ रहता है तो उसके सारे धन, उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वह फिर वापस कन्नगी के पास आ जाता है। यह देख करके माधवी कोवलम के पास फिर से आती है और अपना सारा पैसा, धन उसको देती है और कहती है कि चलो मेरे पास, हमें तुम्हारी आदत हो गई है। पर कोवलम को अपनी गलती का एहसास होता है, वह मना कर देता है और वह कन्नगी के साथ रहना शुरू कर देता है। इस पर जो माधवी है वह एक साधु की तरह जिंदगी जीने लगती है और कोवलम कन्नगी के साथ
फिर से बिजनेस शुरू करना चाहता है। कोवलम के पास पैसा खत्म हो गया होता है, तो बिजनेस शुरू करने के लिए कन्नगी अपने पैरों से पायल निकालती है और कोवलम को देती है। कन्नगी अपने पैरों से पायल निकालती है और कोवलम को देती है। कोवलम ज्वेलर के पास जाता है और कहता है कि ये लो और इसके बदले में पैसे दो। उस जगह पर उस एरिया के जो राजा थे, उनकी रानी का भी पायल गुम हो गया था और बिल्कुल उसके जैसा ही दिख रहा था। तो वह जो मर्चेंट था, व्यापारी था, ज्वेलर था, उस पायल को लेकर के राज दरबार में पहुंचा और वहां के राजा न्याय प्रिय थे। उस पायल को देखे, उनको लगा कि यह रानी का है, तो वो राजा कोवलम को बुलाते हैं और उसको फांसी की सजा सुना देते हैं। फ्रेंड्स, यह खबर जैसे ही कन्नगी को पता चलता है, कन्नगी दौड़े दौड़े राज दरबार आती है और गुहार लगाती है कि राजा आपने क्या कर दिया, वो हमारी पायल थी, मेरी पायल थी। राजा सबूत मांगता है, कन्नगी सबूत देती है। राजा को एहसास होता है कि उससे गलती हो गई है, वह सुसाइड कर लेता है। परंतु जो कन्नगी होती है, अपने हस्बैंड के प्रति बहुत वफादार रहती है, वह इतना से संतुष्ट नहीं होती है। वह भगवान से अर्चना करती है, प्रार्थना करती है कि हे भगवान, अगर मैंने अपने पति से बहुत मोहब्बत की है तो फिर पूरे मदुरई को आग लगा दो। भगवान सुनते हैं और पूरे मदुरई को आग लगा देते हैं। फ्रेंड्स, कन्नगी को साउथ में देवी की तरह आज भी पूजा जाता है, देवी की तरह आज भी पूजा जाता है, यहां तक कि श्रीलंका में भी। तो कन्नगी एक सती सावित्री को रिप्रेजेंट करती है, अपने पति के प्रति वफादार लव को दिखाती है। इसी कहानी को शिलापदिक्रम में पिरोया गया है। फ्रेंड्स, शिलापदिक्रम का मतलब ही होता है पायल, ज्वेल एंकलेट। फ्रेंड्स, अगर हम अगले टर्म को देखते हैं तो वह है मनी मेकलाई। मनी मेकलाई क्या है फ्रेंड्स? तो यह है क्रॉनिकल्स। किसका? एडवेंचर्स का। किसके एडवेंचर्स का? तो बेटी का। किसके बेटी का? तो कोवलम और माधवी के प्रेम से जो बेटी उत्पन्न हुई थी, उसका क्रॉनिकल्स है मनी मेकलाई। मनी मेकलाई को किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो इसको सत्तानूर ने लिखा है। यह एक एक टर्म हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात करते हम एटुट्टो गोई, तो यह 8 एंथोलॉजी है, यानी पोएटिक वर्क्स का कलेक्शन है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है, एक की टेक्स्ट है, टर्म्स हैं, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी हमने नैरेटिव टाइप को देखा, अब हम बात करते हैं डिडक्टिव टाइप को। डिडक्टिव टाइप क्या होता है? तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स रेगुलेशन किसके लिए? किंग्स के लिए, राजा के लिए, सोशल क्लासेस के लिए, लोगों के लिए लिखा गया था, दिया गया था। तो डिडक्टिव टाइप में 18 माइनर वर्क हैं और उसको हम किलकनक्कू के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, नैरेटिव टाइप में हमने मेजर वर्क देखा, अभी हम माइनर वर्क को देख रहे हैं, इसको किलकनक्कू के नाम से हम जानते हैं। इसमें फिलोसफिकल, इथिकल और मोरल मैसेज को डिकोड किया गया है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हम देखें तो वह है थिरुकुराल, जिसमें फंडामेंटल वर्च्यू ऑफ डेली लाइफ, यानी हम हर रोज क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में लिखा गया है। इसको किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो यह थिरुवल्लुवर का वर्क है। अगर हम दूसरे टर्म की बात करते हैं तिरुमुराई, तो इसको 5th वेदा ऑफ साउथ कहते हैं। 5th वेदा कहते हैं, न कि साउथ, क्योंकि 4 वेदा अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड में लिखी गई थी। फ्रेंड्स, तिरुमुराई को किसने लिखा है? तो अलवर्स, जिसको वैष्णवाइट सेंट कहते हैं, और नयनार्स, जिसको सेवाइट सेंट्स कहते हैं, इन्होंने लिखा है, इन लोगों ने लिखा है। तिरुमुराई डिवोशनल हाइमन्स, प्रार्थना की कलेक्शन है। अगले टर्म की तरफ हम बढ़ते हैं,
वह है तोल्काप्पियम। यह तमिल ग्रामर है, यह तमिल ग्रामर है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और संगम एज के पॉलिटी के बारे में हम समझते हैं। उस वक्त के टाइम पीरियड में राजा को कोरावम को वेंडम से रेफर किया जाता था, रिप्रेजेंट किया जाता था। उस वक्त का जो राजा था, क्या एब्सोल्यूट मोनार्की थी? तो नहीं फ्रेंड्स, राजा अपने मंत्री परिषद से एडवाइस लेकर के काम करता था। जो मंत्री परिषद थे उसमें 5 की ग्रुप्स थे, मेंबर्स थे। वे हैं अमाइचार मतलब मिनिस्टर, अंथनार मतलब प्रीस्ट पुजारी जो एडवाइस करेगा, सेनापत्यार यानी मिलिट्री लीडर, और फ्रेंड्स तुतार दुतार, तुतार दुतार जिसको इनवाइस कहते हैं, राजदूत, यानी एक देश के द्वारा दूसरे देश में संदेशवाहक जो भेजा जाता है उसको हम इनवाइज, तुतार दुतार, राजदूत कहते हैं। ओरार स्पाइज यानी जासूस। यानी जो 5 मेंबर्स थे वे थे अमाइचार, अंथनार, सेनापत्यार, तुतार और ओरार। फ्रेंड्स इस टर्म्स का मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में मैच ऑफ द फॉलोइंग के रूप में भी आ सकता है। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मंडलम। मंडलम का मतलब किंगडम। कराई, कराई का मतलब लैंड टैक्स, यानी जो भूमि पर कर लगता था, टैक्स लगता था, उसको कराई कहते हैं। फ्रेंड्स इसको हम चराई के तौर पर याद कर सकते हैं। चराई मतलब चराना, कहाँ चराना? जमीन पर चराना, तो लैंड, लैंड का टैक्स कराई। तीसरे टर्म की अगर हम बात करें तो वह है वरियार। वरियार कहने का मतलब टैक्स कलेक्टर। जो बरियार व्यक्ति होगा, स्ट्रांग व्यक्ति होगा, वही कलेक्ट करेगा। क्या कलेक्ट करेगा? टैक्स, यानी वरियार का मतलब टैक्स कलेक्टर। चौथा है वलालाज, मतलब वेल्दी पीजेंट, रिच पीजेंट को वलालाज कहते हैं। अरासार रूलिंग एलिट्स, जो रूल करता है उसको अरासार। एनआरडी मतलब आर्मी कैप्टन, एनआरडी मतलब आर्मी कैप्टन, और एरी पट्टी मतलब टैंक। फ्रेंड्स ये जो की टर्म है इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में टर्म्स को पूछता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पॉलिटी के बाद रिलीजन को देखते हैं। जो संगम एज का रिलीजन था वह लोकल ट्रेडिशन और वैदिक रिलीजन का मिला जुला था, ब्लेंड था। वाइल जबकि यहां पर जो ब्राह्मण्स थे वे चीफ एडवाइजर थे किंग के, लेकिन सोसाइटी में वे डोमिनेट नहीं कर रहे थे। अगर हम भगवान की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट गॉड मुर्गन, जिनको बाद में सुब्रमण्यम के नाम से जाना गया, मियोन, तिरुमाला, ये जो तिरुमाला है इनको लॉर्ड विष्णु का इनकारनेशन के तौर पर जाना जाता है, और वेंडम, यानी ये 3 गॉड फेमस थे उस वक्त। फ्रेंड्स मरने के बाद जहां पर उनको दफनाया जाता था वहां पर एक बड़ा सा पत्थर को भी खड़ा किया जाता था। जैसे अगर कोई हीरो, कोई सैनिक लड़ते लड़ते युद्ध में मर जाता था, डाइड हो जाता था वार में, तो उसको वीरक्कल की उपाधि दी जाती थी। यानी उसके रेस्पेक्ट में स्टोन्स को खड़ा कर दिया जाता था, और इरेक्टिंग स्टोन्स के प्रैक्टिस को वीरक्कल का नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर हम संगम सोसाइटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो तोल्काप्पियम के अनुसार 5 फोल्ड डिवीजन था लैंड का। तोल्काप्पियम के अनुसार 5 फोल्ड डिवीजन था लैंड का। जो पहला लैंड का कैटेगराइजेशन है वह है हिली रीजन, जिसको
कुरिंजी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है पेस्टोरल लैंड, जिसको मुल्लाई के नाम से जाना जाता था। तीसरा है एग्रीकल्चरल एरिया, जिसको मरुदम। चौथा है कोस्टल रीजन, जिसको नेदल। और पांचवा है डेजर्ट टेरेन, जिसको पलाई के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये जो टर्म है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अपने दिमाग में रखने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं सोसाइटी की डिवीजन कास्ट के बेसिस पर थी, तो फ्रेंड्स थी। 4 कास्ट में डिवाइडेड था सोसाइटी, जिसमें सबसे पहला था अरासार यानी रूलिंग क्लास। दूसरा था अंथनार प्रीस्ट। तीसरा वन्नीगार यानी मर्चेंट्स ट्रेडर्स यानी वैश्य। वेलार यानी एग्रीकल्चरिस्ट। अगर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो कुछ ट्राइब्स उस वक्त फेमस थे, जैसे कि तोडाज, इरूलाज, नागाज, वेदार उस टाइम पीरियड में रहा करते थे। अगर हम वुमेन की पोजीशन संगम एज में जानना चाहते हैं तो देखते हैं। ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा हुआ है कि वुमेन्स की पोजीशन मतलब वुमेन को उस वक्त रेस्पेक्ट मिलता था, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की इजाजत थी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अवैयार, नचेलियार, ये 2 वुमेन का नाम है जिनको मेंशन किया गया है इस टेक्स्ट में। संगम एज में बताया जा रहा है कि वुमेन पोएट्स थीं, ये भी भाग लेती थीं असेंबलीज में। अगर हम बात करते हैं फ्रीडम टू चूज देयर लाइफ पार्टनर की, तो इसकी भी इजाजत थी। लेकिन अगर कोई विडो थी तो उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी डिफिकल्ट हो जाती थी। अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस ऑफ सती की, तो फ्रेंड्स सती की प्रैक्टिस होती थी। सती की प्रैक्टिस होती थी किस में होती थी फ्रेंड्स? तो एमोंग हायर क्लास ऑफ सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगर इकोनॉमी और कॉमर्स की हम बात करें संगम एज की, तो ज़्यादातर इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। हंटिंग, फिशिंग, काउ हर्डिंग पर डिपेंड थी। अगर हम बात करते हैं कुछ और ट्रेड्स की, तो हैंडीक्राफ्ट्स, जिसमें वीविंग, सिलाई बुनाई, मेटल वर्क, कारपेंट्री और शिप बिल्डिंग फेमस था। अगर हम बात करते हैं मार्केट प्लेस की, तो मार्केट प्लेस को अंगाड़ी या ओनम के नाम से जाना जाता था। टर्म से फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। जो एक्सटर्नल ट्रेड संगम एज में परफॉर्म किया जाता था, वह रोमन से ज्यादा होता था। अब हम जब ट्रेड करेंगे तो कुछ चीजों को इंपोर्ट करेंगे, कुछ चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे। हम क्या क्या इंपोर्ट करते थे संगम एज में? तो गोल्ड, ग्लास, हॉर्सेस, वाइन, इन चीजों को हम इंपोर्ट करते थे। तो एक्सपोर्ट क्या करते थे फ्रेंड्स? कॉटन गारमेंट्स, स्पाइसेस, पर्ल्स, प्रीसियस स्टोन्स, पेपर। फ्रेंड्स पेपर तो बहुत फेमस है, जिसको यौनम प्रिया भी के नाम से जाना जाता है। इसकी डिमांड रोम में बहुत ज्यादा थी। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स पेरिप्लस ऑफ द इरिदियन सी, यह एक पुस्तक है, यह एक बुक है, किताब है, जिससे हमें संगम एज के बारे में और जानकारी मिलती है। इसको किसने लिखा है? तो अननोन व्यक्ति ने लिखा है। अभी तक हमें पता नहीं चला है कि किसने लिखा है, अननोन व्यक्ति ने लिखा है। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिदियन सी के माध्यम से हमें पता चलता है कि अगर हम रोमन एम्पायर से ट्रेड करते थे, शिप के थ्रू जाते थे, तो हमारा पोर्ट्स क्या था। अगर हम बात करते हैं चोला डायनेस्टी के पोर्ट्स की,
तो वह था कावेरी पट्टनम, जिसको पुहार के नाम से जाना जाता था, और अरिक्कामेडु, जो कि पुडुचेरी के नाम से आज जाना जाता है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है हमें इसकी लोकेशन देखना। हम देख सकते हैं कि ये चोला डायनेस्टी है, जो नदर्न तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रीजन में लोकेटेड था। यह है कावेरी पट्टनम, जिसको पुहार के नाम से जाना जाता था। यहाँ से ट्रेड होता था। अगर हम बात करते हैं चेरा एम्पायर की, तो इसके जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है वह है तोंडी, मुचरीस यानी मुजरिस, जो कि कोचिंग के नाम से आज जाना जाता है, बुंडेर और तोंडी, जो कि चेरा डायनेस्टी का पोर्ट था। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संगम एज खत्म कैसे हुआ, यह धीरे धीरे खत्म हुआ। लगभग 3rd सेंचुरी जाते जाते यह खत्म हो गया। इसके बाद का जो पीरियड है 300 to 600 तक, जिसको खींच खांच करके इस तमिल रीजन को एक्सटेंड किया, वह है काला व्रास। इस रीजन को कंट्रोल किया और लगभग 300 एडी से 600 एडी तक लेकर के इसको मूव किया। इस पीरियड को 300 to 600 एडी को डार्क एज के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, संगम एज हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी की टर्म्स हैं उसको आप ध्यान में रखें। जो भी नैरेटिव और डिडक्टिव टाइप्स हैं उसको भी आप ध्यान रखें। हमने इस लेक्चर में आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टू दी पॉइंट चीजें बताया है, बहुत घुमा फिरा के बातें नहीं की है। एनसीईआरटी और तमिलनाडु का ये नोट्स है। फ्रेंड्स, अगर हमने इसको पढ़ लिया तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एग्जाम में यूपीएससी ने किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन 2022 में यूपीएससी ने पूछा था। देखते हैं हमसे बनता है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। 4 कथन दिया गया है। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कह रहा है कि संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। अभी हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स मटेरियल कल्चर की। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम। फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया कि सोसाइटी जो थी वो 4 भाग में भी बटी हुई थी, कास्ट में भी बटी हुई थी। तो हमें पता चल गया कि मोस्ट प्रोबेबल हमारी आंसर यही होगी। फिर भी हम अगले 2 ऑप्शन को रीड करते हैं। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर्स एथिक्स। गलत है फ्रेंड्स। जब भी कोई सैनिक युद्ध में लड़ते लड़ते डेड कर जाता था तो जहां उसको दफनाया जाता था वहां पे एक पत्थर को इरेक्ट किया जाता था। इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? अभी हमने पढ़ा, आप कमेंट में बताएं। इसके जो अगला स्टेटमेंट है, संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल। फ्रेंड्स, मोस्ट प्रोबेबल जो हमारा आंसर बी था वही आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर लिखी है। वीडियो को आप पॉज करें, इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, जो 2023 में पूछा है। आप देखें 2022 में भी संगम से पूछा, 2023 में भी पूछा, हम 2024 को भी बनाने वाले हैं, उसको भी देखेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन प्रैक्टिस ऑफ वट्टा किरुताल। यह एक टर्म है, इसका अगर मीनिंग हमें पता है, तो ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। नहीं पता है तो फिर हमें छोड़ देना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, मतलब वट्टा किरुताल का मतलब होता है एक राजा जो सुसाइड कर लेता है। क्यों सुसाइड कर लेता है? अपने क्लोज किंगडम से, किंग से अगर वह हार जाता है तो हारने के गम में खुदकुशी कर लेता है। इस रिचुअल को वट्टा किरुताल के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इन 4 ऑप्शन में जो चौथा ऑप्शन है, ए किंग
डिफीटेड इन ए बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। इसको वट्टा किरोताल के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, एलिमिनेशन मेथड से हम इस प्रश्न को नहीं बनाएंगे। यदि हमें आता है सॉल्व करेंगे, नहीं आता है जय श्री राम बोल के आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स संगम एज की, तो हमने पूरी तरह से आपको पढ़ाया। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा पसंद आया सब्सक्राइब करें और पसंद आया शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।